नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी के अंतर्गत भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 हल करेंगे, जिसमें हम लोग वायुमंडल टॉपिक को कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वायुमंडल का पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 यानी कि भाग 3 को हम लोग देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 66 से देखेंगे। इसके जितने भी पहले वाले प्रश्न थे उसको हम लोगों ने अगले वीडियो में हम लोगों ने उसके सारे प्रश्नों को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 66 से देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 66 कह रहा है वायु उष्मा का क्या है, यानी वायु उष्मा का किस तरह कुचालक है या सुचालक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। दिया है कुचालक, बी दिया है सुचालक और सी दिया है ए तथा बी दोनों और डी कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, वायु जो है उष्मा का क्या है, प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 66। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कुचालक। ठीक है, वायु उष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि वायु उष्मा को रोकती नहीं है बल्कि क्या करती है, उसे निकाल देती है। इसलिए क्या होती है, वायु उष्मा का कुचालक होती है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 देखिए कह रहा है वायुमंडल को अधिकांश ताप की प्राप्ति होती है किसके द्वारा। ए सूर्य के द्वारा, बी पार्थिव ऊर्जा से, सी ए तथा बी दोनों से और डी है उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड, प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्थिव ऊर्जा से। ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्थिव ऊर्जा से, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल को अधिकांश ताप की प्राप्ति होती है पार्थिव ऊर्जा से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है विषुवत चुंबकीय विकिरण कहते हैं किसे कहते हैं। ए है आपके पास सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को, बी है सूर्य की सतह पर अत्यधिक तप्त गैसों से निकलने वाली ऊर्जा को, और सी है फ्रेंड्स थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, पूरा ऑप्शन दिखे हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पूरा ऑप्शन दिख रहा है। सी देखिए क्या कह रहा है पृथ्वी से वायुमंडल को विकिरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा को, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 68। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, सूर्य की सतह पर अत्यधिक तप्त गैसों से निकलने वाली ऊर्जा को हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। ए संचालन, बी विकिरण, सी छितराना और डी दिया है संवाहन। तो फ्रेंड, प्रश्न नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छितराना हो जाएगा। ठीक है, छितराना से वायुगोर बनता है, यानी कि आपका क्या बनता है, इंद्रधनुष का रंग यह इंद्रधनुष का एक रंग होता है, जो कि अब मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वायुगोर क्या होता है, यह इंद्रधनुष का रंग होता है और मध्यम तरंगों से यह बनता है। किस तरह के तरंगों से, मध्यम तरंगों से बनता है। तो प्रश्न नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छितराना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 देखिए कह रहा है तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं किसे। ए जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, बी जब ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, सी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान एक समान रहता है, या डी उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए, जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है तो तापमान का उसे व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है तापमान का व्युत्क्रम सामान्यतः घटित होता है कब। ए जाड़े की शांत और स्वच्छ रातों में, बी जाड़े की शांत और बादल युक्त रातों में, सी ग्रीष्म की शांत और स्वच्छ रातों में, डी ग्रीष्म की शांत एवं बादल युक्त रातों में। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जाड़े की शांत और स्वच्छ रातों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 72 देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 72 कह रहा है पर्वतीय भाग मैदानी भागों की अपेक्षा अधिक ठंडे रहते हैं क्यों।
ए कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी परतें तापमान को कम सोखती हैं। बी है वायुमंडल की ऊपरी परतें निचली परतों की अपेक्षा सूर्य ताप अधिक लौटा देती है। सी पर्वतीय भाग कम सूर्य ताप प्राप्त करते हैं। डी पर्वतीय भाग समुद्र से अधिक दूर होते हैं। तो प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की ऊपरी परतें तापमान को कम सोखती हैं, क्योंकि फ्रेंड देखिए होता क्या है कि पहले पृथ्वी सूर्य की दीर्घ तरंग किरणों से गर्म होती है, फिर वायुमंडल ऊपरी वायुमंडल निचले वायुमंडल की अपेक्षा कम गर्म हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए होता क्या है कि पर्वतीय भाग मैदानी भागों की अपेक्षा अधिक ठंडे रहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 72 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 73, विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर रहता है किस तरह का? ए सामान्य, बी बढ़ता है, सी घटता है और डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बढ़ता है। ठीक है, विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर क्या होता है? बढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, विषुवत रेखा पर तापांतर सबसे क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसके कारण जब दूर जाते हैं तो तापांतर हमारा क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देखिए क्या कह रहा है। तापीय व्युत्क्रम के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल नहीं है? ए शांत वायु, बी शुष्क वायु, सी मेघरहित आकाश और डी है मेघयुक्त आकाश। तो प्रश्न नंबर 74 का देखिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स तापीय व्युत्क्रम के लिए कौन सी परिस्थिति? तो परिस्थिति हमारी मेघयुक्त आकाश हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 74 का। ठीक है, मेघयुक्त जो होता है फ्रेंड्स तापीय व्युत्क्रम के लिए, यह अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है किसके लिए? तापीय व्युत्क्रम के लिए। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 75 देखिए क्या कह रहा है। धरातल के निकट वायुमंडल की ऊपरी परत पर पाई जाने वाली विलोमता कहलाती है क्या? ए तापीय विलोमता, बी संपर्की विलोमता, सी यांत्रिक विलोमता और डी है उच्च धरातल विलोमता। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए तापीय विलोमता। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 देखिए कह रहा है, वायु राशि के ऊर्ध्वाधर संचालन से उत्पन्न होने वाला व्युत्क्रम कहलाता है क्या? ए तापीय विलोमता, बी संपर्की विलोमता, सी यांत्रिक विलोमता और डी है वायुमंडलीय विलोमता। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, यांत्रिक विलोमता हमारा वह कहलाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 देखिए, वायुमंडल की अस्थिरता से उत्पन्न विलोमता कहलाती है क्या? ए तापीय विलोमता, बी संपर्की विलोमता, सी यांत्रिक विलोमता और डी है वायुमंडलीय विलोमता। तो प्रश्न नंबर 77 का फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संपर्कीय विलोमता। ठीक है, वह क्या कहलाती है? संपर्कीय विलोमता कहलाती है। वायुमंडल की अस्थिरता में उत्पन्न जो विलोमता होती है वह संपर्की विलोमता कहलाती है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 देखिए क्या कर रहा है। विश्व के दो विभिन्न मरुस्थलीय भाग हैं। ठीक है, विश्व में जो दो मरुस्थलीय भाग हैं वो कौन कौन से हैं? एक कोष्ण एवं शीतल, बी उष्ण एवं शीतल, सी कोष्ण एवं उष्ण और डी है शीतल एवं शीत। तो फ्रेंड्स विश्व में जो दो प्रकार के वह मरुस्थलीय भाग हैं वे हमारे उष्ण एवं शीतल हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 79। उष्ण घास के मैदान को कहते हैं क्या? ए सेल्वाज सवाना, बी पेम्पास, इसको पंपास भी कहते हैं, सी है प्रेयरी और डी है स्टेप्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 79 देखिए कह रहा है उष्ण घास के मैदान को कहते हैं क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उन्हें हम लोग सेल्वाज सवाना कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उष्ण मरुस्थल है? ए गोबी का मरुस्थल, बी ग्रीनलैंड का मरुस्थल, सी साइबेरिया और डी दिया है डी सहारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सहारा। ठीक है, जो उष्ण मरुस्थल होता है वो हमारा सहारा मरुस्थल इन चारों में से कहलाएगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81 देखिए क्या कह रहा है। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का दूसरा नाम है क्या? ए सवाना, बी स्टेपी, सी ब्रिटिश तुल्य, डी है मानसूनी। तो प्रश्न नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश तुल्य। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 81 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 82 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीष्म काल में सबसे बड़ा दिन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए भारत, बी मैक्सिको, सी नाइजीरिया और डी है नॉर्वे। तो फ्रेंड्स, नॉर्वे में क्या होता है, ग्रीष्म काल में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि नॉर्वे क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों के समीप है। अतः ये यहाँ पे क्या होता है कि ध्रुवों के समीप सूर्य महीनों तक चमकता रहता है, इसलिए नॉर्वे क्या है, नॉर्वे में ग्रीष्म काल में सबसे बड़ा दिन होता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 देखिए कह रहा है, स्थल भाग की तुलना में जल भाग। ठीक है, स्थल भाग की तुलना में जल भाग, आगे चार ऑप्शन दिया है। एक दिया है शीघ्र ही गर्म होता है और शीघ्र ही ठंडा होता है। डी बी दिया है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। और सी दिया है धीरे धीरे गर्म होता है और शीघ्र ही ठंडा होता है। और डी दिया है एकदम गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो प्रश्न नंबर 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थल भाग की तुलना में जल भाग जो होता है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ठीक है, क्योंकि जल में सूर्य की किरणें क्या होती हैं, स्थल की अपेक्षा लंबे भाग में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, इसलिए देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 83 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 देखिए क्या कह रहा है। विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को कहते हैं क्या? ए दक्षिणी उष्ण कटिबंध, बी उत्तरी उष्ण कटिबंध, सी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और डी दिया है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी उष्ण कटिबंध। ठीक है, क्या हो जाएगा? दक्षिणी उष्ण कटिबंध। देखिए फ्रेंड्स, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इसलिए विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य जो स्थित क्षेत्र होता है वह दक्षिणी उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र को कहते हैं क्या? ए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, बी उत्तरी शीत कटिबंध, सी दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और डी दिया है दक्षिणी शीत कटिबंध। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य जो स्थित क्षेत्र होता है उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। उपोष्ण कटिबंध किस वैज्ञानिक ने कहा है? ठीक है, जो उपोष्ण कटिबंध नाम दिया गया है वह किस वैज्ञानिक ने दिया? ए कोपेन, सी सुपान और डी त्रिवार्था और डी है लायड। तो फ्रेंड्स, उपोष्ण कटिबंध का नाम कोपेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोपेन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 87। उष्मीय विषुवत रेखा कहाँ स्थित रहती है? ए विषुवत रेखा पर, बी विषुवत रेखा के उत्तर में, सी विषुवत रेखा के दक्षिण में और डी दिया है उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो प्रश्न नंबर 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखा के उत्तर में। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 87 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 देखिए कह रहा है, रुद्धोष्म शीतायन शीतायन कहते हैं किसे? ए तापमान के गिरने की दर को, बी वायुमंडल के शीतल होने को, सी ध्रुवीय शीत को और डी दिया है उपयुक्त सभी को। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तापमान के गिरने की दर को रुद्धोष्म शीतायन कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 89 देखिए क्या कह रहा है। तापमान को सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलने का क्या सूत्र है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है आपके लिए। ए दिया है C/5 बराबर F प्लस 32/9 और बी दिया है C/5 बराबर F माइनस 32/9
और सी दिया है C/20 बराबर F माइनस 32/24 और डी दिया है C/20 बराबर F प्लस 32/24। तो फ्रेंड्स जो तापमान को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलने का जो सूत्र होता है वह हमारा होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो हमारा बी ऑप्शन इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा C/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 90। वायुमंडल में किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से पुकारते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। वायुमंडल में किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से पुकारते हैं? तो दो ही ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को क्या कहते हैं? हम लोग घोड़े के अक्षांश के नाम से भी पुकारते हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है शांत वायु की पेटी जिसे डोल ड्रम्स कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं उसे? ए विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, बी दिया है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, सी दिया है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, डी दिया है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो 91 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी को शांत वायु की पेटी कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है ताप जनित पेटी किस पेटी को कहते हैं? ए विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, बी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, सी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और डी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी को ताप जनित पेटी कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 92 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 देखिए क्या कह रहा है। रात्रि के समय ठंडी हवा के पर्वतों की ओर से उतरते समय निम्नलिखित में से क्या घटित हो सकता है? ए अत्यधिक वर्षा, बी गर्म हवाएं, सी कोहरा और डी दिया है पाला। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कोहरा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या राइट आंसर होगा हमारा प्रश्न नंबर 93 का? तो कोहरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे उतरने पर पवनें क्या होती है? ठंडी होती हैं और घनी हो जाती हैं, इसलिए क्या होता है उसे हम लोग कोहरा कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 94 को। तो 94 नंबर के प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। भूतल हवाएं चलती हैं, ठीक है, किसके कारण? ए दिया आसमान असमान ताप के कारण, बी दिया है असमान दाब के कारण, सी दिया है पृथ्वी के घूर्णन के कारण और डी दिया है उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 94 का जो राइट आंसर हो जाना चाहिए तो वह हमारा हो जाएगा असमान ताप के कारण भूतल हवाएं चलती हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है पवनों में विक्षेप होता है किसके कारण? ए पृथ्वी की स्थिरता के कारण, बी पृथ्वी की अस्थिरता के कारण, सी पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकाव के कारण और डी उपयुक्त सभी से। तो प्रश्न नंबर 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पृथ्वी की अस्थिरता के कारण पवनें जो होती हैं विक्षेप, पवनों में क्या होता है? विक्षेप होता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के अस्थिरता के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 96। वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें कहलाती हैं क्या? सनातनी पवनें, बी दिया है सामयिक पवनें और सी दिया है स्थानीय पवनें और डी दिया है ध्रुवीय पवनें। तो फ्रेंड्स, वर्ष भर जो एक ही दिशा में पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उन्हें सनातनी पवनें कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है इनमें से कौन सी अस्थायी पवन नहीं है? ए सामयिक पवन, बी ग्रही पवन, सी सनातनी पवन, डी प्रचलित पवन। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सामयिक पवन। ठीक है, ये क्या है हमारी है? अस्थाई पवन नहीं है, बाकी ग्रही पवन, सनातनी पवन और प्रचलित पवन ये हमारी अस्थाई पवन होती हैं। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सामयिक पवन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 98। इनमें से इनमें कौन सी अस्थाई पवन नहीं है? ए सामयिक पवन, बी मानसूनी पवन, सी स्थानीय पवन, डी है ग्रही पवन। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर
98 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इन चारों में से आपका जो ग्रही पवन है वह अस्थाई पवन नहीं है, यह क्या है, एक अस्थाई पवन है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 देखिए क्या कह रहा है। उपोष्ण उच्च वायु दाब से विषुवत रेखी निम्न वायु दाब की ओर चलने वाली पवनें कहलाती हैं। क्या ए व्यापारिक पवनें, बी पछुआ पवनें, सी ध्रुवी पवनें और डी गरजते चालीसा। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। वे जो पवनें होती हैं हमारी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, उन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 100, और ये आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स इस वीडियो का। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 100 क्या कह रहा है। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। फ्रेंड्स प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ लिया गया, समझ लिया भी गया। आइए देखते हैं ऑप्शन। ए कह रहा है पछुआ पवने इन्हें पछुआ पवने में शामिल करेंगे, या बी गरजते चालीसा के अंतर्गत, या सी दिया है वीर पछुआ, और डी है फोहन। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी फोहन। ठीक है, फोहन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 100 का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर कह सकते हैं हम लोग 66 नंबर प्रश्न से हम लोगों ने देखा, और 100 प्रश्न नंबर तक। ठीक है, 66 से 100 नंबर तक हम लोगों ने प्रश्नों को देखा, जो कि आपके 35-36 प्रश्न आपके हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसके लिए हमें वीडियो को छोटी करने के लिए प्रश्नों को कम करना पड़ता है। तो आपके आने वाली अगली वीडियो में जियोग्राफी के इसके आगे के जो भी है आपका वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।